आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण भी जिसको बोलते हैं। ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहा और इस टॉपिक पर काफ़ी बहस होती थी। भारत में भी 1990 के बाद जब भारत ने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के साथ ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, तो जब के बाद ये एक डिबेट का मुद्दा हमारे देश में लंबे समय तक रहा कि क्या ग्लोबलाइजेशन देश हित में है, हमारे हित में है या नहीं। इस पर विद्वानों की या सभी व्यक्तियों की अपनी अलग अलग राय रहती हैं। हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसी तरह ग्लोबलाइजेशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे हैं और कुछ इसके फ़ायदे भी रहे हैं। तो हम आज की इस क्लास में समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और क्यों ये दुनिया में आया है, या क्या भी इसके वजह रही हैं, इसको पॉपुलर होने की वजह से या बढ़ने के क्या कारण रहे हैं और क्या इसके फ़ायदे या नुकसान रहे हैं। तो सबसे पहले ये टर्म जो थी वो पॉपुलराइज की थी थियोडोर लेविट ने 1980 के दशक में। इस टर्म लेके आया, उसको पॉपुलराइज किया और सोशल साइंस में ये 1990 के दशक में ये ज़्यादा पॉपुलर हुई। सबसे पहले इकोनॉमिक फील्ड में, इकोनॉमी के संदर्भ में इस टर्म को यूज़ किया जाता था। आज इसमें और फील्ड भी जोड़ दिए जाते हैं। पॉलिटिकल फील्ड में भी ग्लोबलाइजेशन देखा जाता है, जिसमें जो नेशनल बाउंड्रीज़ को कमज़ोर बनाने का होता है कि नेशनल बाउंड्रीज़ कम हो और कोई रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो उनसे ऊपर हो, जिससे देश पॉलिटिकल लेवल पर भी एक दूसरे से जुड़े। तो 1990 के दशक में सोशल साइंसेज में पॉपुलर हुआ और हमने जैसे बताया कि इकोनॉमिक साइंस में ये 1981 से ही यूज होता रहा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक किस्म से क्या दिखाता है? ग्रोविंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, कल्चर और पॉपुलेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि जब देश के सभी लोग, देश की सरकारें भी, देश के लोग भी आपस में एक दूसरे से जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हम कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन एक किस्म से एक प्रोसेस है जिसमें दुनिया के सभी देश या दुनिया के सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ता है, एक दूसरे से जो है इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है, निर्भरता बढ़ती है, जिससे कि एक का प्रभाव, अच्छा या बुरा प्रभाव जो है एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। उनके बाज़ार आपस में जुड़ जाते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर एक दूसरे को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है एक किस्म से, इकोनॉमी की भी, इकोनॉमिक लेवल पर भी, व्यापार लेवल पर, या कल्चर भी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती हैं। जब दो कल्चर आपस में, दो सोसाइटीज़ के अलग अलग कल्चर जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो फिर वो प्रभावित करती भी हैं और प्रभावित होती भी है और कल्चर में चेंज आता भी है। जैसे हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है कि इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्नाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा, तो काफ़ी कुछ बदलाव उससे आए हैं। यानी कि वेस्टर्न कल्चर के संपर्क में आने से बहुत बदलाव हमारी कल्चर में भी आए हैं। तो एक ग्रोविंग इंटरडिपेंडेंस, एक प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग इंटरडिपेंडेंस है। ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश की सीमाओं के बाहर भी बढ़ना शुरू होता है। टेक्नोलॉजी का भी इसी तरह इफ़ेक्ट पड़ता है, बदलाव होता है, एक दूसरे टेक्नोलॉजी के संपर्क में आते हैं। इन्वेस्टमेंट का फ्लो होता है, यानी कि एक देश की कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, वो दूसरे देश में अपनी यूनिट लगाती है या वहाँ से प्रोडक्शन करती है, अपना पैसा उस बाज़ार में इन्वेस्ट करती हैं। या पीपल्स का आना जाना और इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचनाएं, जैसे अमेरिका में कोई घटना घटती है तो उसकी सूचना हमें यहाँ पर आ जाती है, मिल जाती है इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से।
तो ये एक प्रोसेस है जिसमें इंटरडिपेंडेंस बढ़ता है और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, सर्विस, टेक्नोलॉजी, पीपल, इंफॉर्मेशन बढ़ती हैं। 2000 में IMF ने, जो कि यूएनओ की एक स्पेशलाइज एजेंसी इकोनॉमिक फील्ड की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने 4 बेसिक एस्पेक्ट बताए थे ग्लोबलाइजेशन के क्या हैं। एक तो है ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस, यानी कि आपस में व्यापार बढ़े, इंटरनेशनल व्यापार बढ़े, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बढ़े, ले दी बढ़े। दूसरा है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट मूवमेंट, यानी कि कैपिटल का मूवमेंट एक देश में ही ना रहे बल्कि दूसरे देश में, जैसे आज विकसित देशों की, हमारे देश की बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपनी पूंजी दूसरी जगह पे लगाते इन्वेस्ट करती हैं। तो अलग अलग देशों में कंपनी द्वारा इन्वेस्ट करना भी ग्लोबलाइजेशन का ही एक पार्ट है। तीसरा है माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोगों की आवाजाही। हालांकि ग्लोबलाइजेशन में तो कि फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, आने जाने चाहिए, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो लोगों की आवाजाही को तो रोकते हैं लेकिन वस्तुओं की आवाजाही को बढ़ाते हैं, क्योंकि इससे उनका सामान दूसरे उसमें आता है। लेकिन यदि लोगों की आवाजाही बढ़ाते हैं तो फिर बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं वो उन देशों में चले जाएंगे, जबकि वो उस मामले में ग्लोबलाइजेशन नहीं अपनाते, सिर्फ गुड्स और सर्विस तक ही उसको रोक देते हैं। पीपल्स तक की जब बात आती है तो वहाँ पर उस पर बहुत सारी रोक लगा दी जाती है। लेकिन IMF ने तीसरा एस्पेक्ट एक ये बताया। चौथा एस्पेक्ट है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का प्रसार, ज्ञान का फैलाव। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी नॉलेज किसी भी फील्ड में है, साइंस के एक क्षेत्र में है या पॉलिटिक्स के एक क्षेत्र में है या फिर कॉमर्स के किसी भी फील्ड में कोई नॉलेज है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी की बात है, तो उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला होगा उतना ही ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा मजबूत माना जाएगा। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू एन ओपन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम कहते हैं कि इसको ओपन फ्लो है, यानी कि बहाव, एक दूसरे की जगह जाना, इन्फॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, पीपल का, गुड्स का, अमंग कंट्रीज एंड कंज्यूमर्स। तो एक देश का सामान दूसरे देश के भी कंज्यूमर खरीद सकें उसका सामान, जैसे यहाँ पर दूसरे देशों से जो गाड़ियाँ आती हैं बिकती हैं, या टीवीज़ हैं, फ्रिज हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो दूसरे देशों से बनते हैं और हमारे देश में बिकते। तो इसी तरह से हमारे देश का भी सामान दूसरे देशों में जाता है। तो इस तरह टेक्नोलॉजी है, स्पेस के मामले में टेक्नोलॉजी शेयर की जाती है या टेक्नोलॉजी बेची जाती है, तो हर फील्ड में ऐसे। और पीपल्स की मैंने बात बता दी कि पीपल्स की इतनी ज़्यादा छूट नहीं है, इस पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ के दौरान। दिस ओपननेस अकर्स थ्रू वेरियस रिलेशनशिप फ्रॉम बिजनेस, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी टू ट्रैवल, कल्चर एंड मीडिया। जो ये ओपननेस की बात की जाती है ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में मुख्यतः बात यही की जाती है कि मार्केट को या एक देश की बॉर्डर्स को खोल दो। तो बॉर्डर्स को किन किन क्षेत्र में, एक तो सामान व्यापार के, बिजनेस और उसके, जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे की पर प्रभाव पड़े, एक दूसरे की राजनीति के मामले में भी एक दूसरे के संपर्क में, जो पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन भी बने हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक देशों को आपस में एक दूसरे के संपर्क में लाने का एक प्लेटफार्म है। टेक्नोलॉजी, कल्चर और मीडिया, तो ये सारे इनके माध्यम से ग्लोबलाइजेशन फैलता है। अब कुछ विद्वानों ने डेफिनेशन दी है, जिसमें एक फेमस विद्वान हैं एंथनी गिडेंस। तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है कैसे, इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस, यानी कि जो वर्ल्ड के लेवल पर सोशल रिलेशन पे उनमें और ज़्यादा गहराई आए, यानी कि उनमें और ज़्यादा बढ़े सोशल रिलेशन विश्व के सभी देशों के बीच में, विच लिंक डिस्टेंट लोकेलिटी इन सच ए वे, जो दूर दूर जो रहते हैं, दैट लोकल हैपनिंग आर शेप्ड बाय द इवेंट अकरिंग मैनी माइल्स अवे एंड वाइस वर्सा। तो इस ढंग से उनके सोशल रिलेशन बने कि एक जगह पर कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव दूसरे तक। अगर अमेरिका में कोई घटना घटती है और उसका प्रभाव हमारे शहर या हमारे गांव पर भी पड़ता है, तो इसका मतलब हम ग्लोबलाइजेशन से जुड़ चुके हैं बहुत गहरे तरीके से। या हमारे यहाँ पर कोई घटना घटती है और उसका वहाँ पर अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में खबर आती है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से जो प्रभाव पड़ते हैं, यानी कि दूर बैठी हुई सोसाइटीज़ का भी एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है।
तो इस तरह के यदि रिलेशन डेवलप होते हैं सोशल लेवल पर, तो इसको ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया जाता है। इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा है एंथनी गिडेंस ने। मार्टिन एल्ब्रो एंड एलिजाबेथ किंग ने इसको डिफाइन किया है, ऑल दोज प्रोसेसेस, वो सभी प्रोसेस बाय विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। जिस भी किसी प्रोसेस से, जिस भी किसी माध्यम से सारी जो वर्ल्ड कम्युनिटी है अगर एक सिंगल सोसाइटी में तब्दील हो रही, सिंगल सोसाइटी मतलब आपस में, जैसे एक सोसाइटी में एक कॉमन वैल्यूज़ भी डेवलप होते हैं और एक सोसाइटी में एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस होता है। तो इस तरह अगर पूरी वर्ल्ड एक कम्युनिटीज़ के रूप में, एक सिंगल कम्युनिटी के रूप में जितना ज़्यादा डेवलप होगा, या जो भी प्रोसेस उसको डेवलप करने की कोशिश करता है जिसके माध्यम से वर्ल्ड कम्युनिटी क्लोज आती है आपस में, उस सभी प्रोसेस का नाम इसने ग्लोबलाइजेशन दिया है। रॉबर्टसन ने कहा है, द कंप्रेशन, एक सिकुड़ना, एक वर्ल्ड का एक ग्लोबल विलेज के रूप में सिकुड़ जाना कहते हैं। जैसे आजकल कहते हैं ग्लोबल विलेज, यानी कि पूरी दुनिया गांव के रूप में सिमट गई है, इतनी छोटी हो गई है दुनिया। किस वजह से? उस वजह से कि आज हम जा सकते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से सूचनाएं भेज सकते हैं, वहाँ की जानकारी ले सकते हैं। कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज ए होल। तो हमारी जो चेतना है जितनी गहरी होती है वर्ल्ड के बारे में, जितना वर्ल्ड सिकुड़ता है, यानी कि हमारी नज़दीकियाँ बढ़ती है एक दूसरे के साथ, जो दूरी थी वो जो जितनी दूर होती है किसी भी माध्यम से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से या कम्युनिकेशन के माध्यम से, तो सारे प्रोसेस का नाम जो है उसको ग्लोबलाइजेशन कहा गया है। तो ये डेफिनेशन थी। 3 एरिया माने जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के मुख्य रूप से, एक तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, एक कल्चरल और एक पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक में व्यापार वगैरह को बढ़ाने के बाद, कल्चर में जो एक दूसरे के कल्चर डेवलप होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर डेवलप होती है, उसी तरह। और पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, जब एक देश की पॉलिटिकल एक्टिविटी यानी कि जो सॉवरेनिटी है उस पर जो लिमिटेशन लगनी शुरू हो गई देश की सॉवरेनिटी पर, क्योंकि देश आपस में जैसे WTO के माध्यम से जुड़ गए हैं, या UNO के माध्यम से जुड़ गए हैं, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जुड़ गए हैं, या और भी बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं जिससे हमारी जो नेशनल सॉवरेनिटी है उसको उस पर लिमिटेशन लगाई गई हैं, तो उसको हम पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ए रैपिड इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। वस्तुओं की, सेवाओं की, टेक्नोलॉजी की, कैपिटल की जो बिना रोके जितनी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ती है उतना ही ज़्यादा और देशों के बीच में आपस में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है। जैसे आज दुनिया की सारी मार्केट आपस में जुड़ चुकी हैं। यदि अमेरिका की मार्केट में क्रैश होने का खतरा होता है तो चिंता भारत को भी होती है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव हमारी मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। तो इसी तरह से मार्केट आपस में जुड़ना इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एक साइन है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कंप्राइज ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, यानी कि तो प्रोडक्शन, एक कंपनी कहीं पर भी प्रोडक्शन करनी शुरू कर देते अपने देश से बाहर भी, और अपने सामान को भी अपने ही देश में नहीं बल्कि अलग अलग देशों में जितना ज़्यादा बेचती है, तो वो एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन भी, टेक्नोलॉजी भी, और कॉरपोरेशन और इंडस्ट्री, सारी चीज़ों के मामले में जितना ज़्यादा ओपन मार्केट या ओपन कंपटीशन की जो बात है वो भी ग्लोबलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। अगला है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में जो है इसमें आइडियाज़, मीनिंग्स, वैल्यूज़ एक्सटेंड एंड इंटेंसिफाई सोशल रिलेशन। इसमें एक देश के आइडिया दूसरे देश में, एक देश के वैल्यूज़ दूसरे देश में, एक देश के जो सिस्टम है, जो सोशल सिस्टम है, दूसरे देश के सिस्टम को प्रभावित करता है। तो जो सोशल वैल्यूज़ हैं उनका जो फैलाव होता है, आपस में संपर्क में आती हैं, आपस में कल्चर एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो वो इस तरह के जो आइडियाज़ और वैल्यूज़ का ट्रांसमिशन होता है तो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है। मार्केट बाय कॉमन कंजम्पशन ऑफ कल्चर दैट हैव बीन डिफ्यूज्ड बाय द इंटरनेट, पॉलिटिकल कल्चर, मीडिया एंड इंटरनेशनल। तो ये बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से जो है हमारे जो एक कॉमन कल्चर डेवलप हो रही है,
यानी कि मिलती जुलती कल्चर डेवलप हो रही है देशों के बीच में। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल सिस्टम बोथ इन साइज एंड कम्प्लेक्सिटी। एक ग्लोबल सिस्टम वर्ल्ड वाइड लेवल पर शुरू होता है और प्रोसेस चलता रहता है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और कई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह की जाती है, जैसे पर्यावरण को लेकर सभी देश इकट्ठे होकर जो प्रयास करते हैं, WTO को लेकर जो समझौते हो रखे हैं, या यूएनओ से संबंधित जो हैं बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसियाँ ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग अपने इंटरनेशनल लॉ है, तो इन सभी के माध्यम से पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। इससे जो नेशन स्टेट है, जो सोवरेन स्टेट और जो इंडिपेंडेंट माना जाता है, उस पर कुछ लिमिटेशन लगती है। और राइज एंड अदर एक्टर्स, और पॉलिटिकल साइंस में राज्यों के अलावा भी अदर एक्टर्स की भूमिका बढ़ती है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज़ की भूमिका बढ़ती है, या इंटरनेशनल या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल बढ़ता है वो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है। ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा है, इसके लिए क्या क्या फैक्टर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, इंटरनेट के माध्यम से, या हवाई जहाज जो हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, या सोशल मीडिया हो गया, तो इनके माध्यम से जो है वो इंटरनेट वगैरह इनके माध्यम से एक तो ये कारण रहा है। सोशल मीडिया आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो कल्चरल डेवलपमेंट, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का जो पार्ट है, जिसमें एक दूसरे के, आज अमेरिका में कोई आंदोलन होता है तो उसकी खबर सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ भी लोग अपने कमेंट भी देते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं एक किस्म से। जैसे कोई मूवमेंट चलती है, जैसे यहाँ पर किसान मूवमेंट चलते तो अमेरिका में लोग कमेंट करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से उससे जुड़ जाते हैं। तो कल्चरल डेवलपमेंट लाने में, ग्लोबलाइजेशन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका ग्लोबलाइजेशन की रही है सोशल मीडिया की। द राइज ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, अब पेमेंट सिस्टम सामान यहीं से ऑर्डर कर दिया अमेरिका में, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दी और जहाज़ के माध्यम से सामान आ गया। तो इस तरह से ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से जो व्यापार है, वो ट्रांस बॉर्डर व्यापार है, वो बहुत आसान हो गया है। कैपिटल मोबिलिटी बढ़ी है, एक अपना प्लांट या यूनिट, अपना कोई ऑफिस दूसरे देश में खोला जा सकता है, वहाँ पूंजी लगाई जा सकती है। ट्रेड बढ़ा है WTO के माध्यम से और प्रयासों के माध्यम से, जिसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया है। और मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल कंपनीज हुई हैं जो कि एक ही देश में अपना व्यापार नहीं करती बल्कि कई देशों में अपना व्यापार करती हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है दुनिया में, इन कारणों की वजह से। अब कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज में देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे माने जाते हैं। इसे तो प्रोडक्ट की डिमांड, हायर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स, बड़ी मार्केट मिलती है, कंपनी को ज़्यादा सामान उसका बिकता है और एक अच्छा प्रोडक्ट वो सब जगह पहुंचता है। वर्ल्ड वाइड एक्सेस ऑफ सोर्सेज ऑफ चीफ रॉ मटेरियल, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनको जहाँ से सस्ता माल मिलता है वहाँ से सस्ता माल लेती है, या वहीं पर अपनी इंडस्ट्री लगा देते हैं ताकि उनको बनाने में फ़ायदा हो, जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स सस्ते रेट में बना सकते हैं। अवॉइडेंस ऑफ रेगुलेशन, जो रेगुलेशन होती थी देशों की, जो पाबंदियाँ होती थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, वो उनमें छूट मिलती है उनमें छूट मिलती है, और जो ज़्यादा पाबंदी होती है व्यापार पर, उस पर वो हटा दी जाती हैं। इंक्रीज फ्लो ऑफ इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, तो देश के अंदर भी इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो FDI के माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाते, तो इससे देश की भी ग्रोथ होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है, ज़्यादा रोज़गार के अवसर मिलते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पर लगती है तो एक तो एम्प्लॉइज़ यहीं से लेते हैं ज़्यादातर, और इसके आसपास इसके अलावा जो उसकी और सहायक के धंधे हैं, भाई कुछ उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको खाने के लिए चाहिए, तो और कई लोग इनडायरेक्टली उससे रोज़गार प्राप्त करते हैं। एक्सेस टू न्यू कल्चर, इसके माध्यम से हमें दूसरी कल्चर को जानने का मौका मिलता है कि दूसरे देशों में लोग किस तरह से रहते हैं, कौन से वैल्यूज़ को मानते हैं, और उनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन,
टेक्नोलॉजी का विकास होता है, एक देश की टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो दूसरा देश भी उसको खरीद लेता है, उसको यूज़ करता है, या जो खोज हैं, जो इनोवेशन होती है, नए नए इन्वेंशन होते हैं, तो उनमें सब आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो उससे जो है वो सभी को फ़ायदा मिलता है। प्रोडक्ट्स की लोअर कॉस्ट होती है क्योंकि इसमें ओपन मार्केट होती है। ओपन मार्केट में अगर सामान बेचना है तो निश्चित रूप से उसकी कीमत कम रखनी पड़ेगी और उसकी क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, जिसका फ़ायदा जो है वो कस्टमर को मिलता है। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अक्रॉस द ग्लोब, इससे ये मानते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड सभी का बढ़ा है। हालांकि इस मामले में कुछ लोगों की राय ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा नहीं घटा है, बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के ही लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। नई मार्केट तक एक्सेस हो जाती है सभी की, हमारे देश के कंपनियों का प्रोडक्ट की भी मार्केट दूसरे देश की मार्केट तक हो जाती है। तो इस तरह से और नए टैलेंट तक पहुंचने का हमें मौका मिलता है। जहां भी जो भी हमें योग्य लोग मिलते हैं, हम उनको अपनी कंपनी में या अपने इंडस्ट्री में उनको लगा सकते हैं, अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उनके टैलेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब दूसरी तरफ है डिसएडवांटेज, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के कुछ विशेषज्ञ जो उनके डिसएडवांटेज गिनते हैं, खासकर जो डिसएडवांटेज हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही काउंट किए जाते हैं। एक तो ओवर स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है एंड प्रेजेंटिंग बेन द एंटी ऑफ स्मॉल लोकल प्रोड्यूसर। अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाती हैं। अब उनका आने का एक नुकसान क्या होता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं, जैसे मान लो कि कोई कंपनी साबुन बनाती है, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, नाम है, तो यहाँ की कंपनियां, जो छोटी कंपनियां होंगी जो साबुन बनाएंगी, तो उनका साबुन उसके सामने नहीं टिक पाए, क्योंकि ओपन कंपटीशन में जो ज़्यादा सस्ता, ज़्यादा अच्छा, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो सकती है, बड़े पैमाने पर करती है, कॉस्ट भी नीचे रख सकती है और कुछ दिन तक घाटे में चलाकर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ताकि कंपटीटर को मार्केट से हटाया जा सके। तो इसका एक तो नुकसान ये है कि ओवर स्टैंडर्डाइजेशन होने की वजह से जो लोकल दुकानदार है या लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे लेवल के व्यापारी हैं, उनको इसमें नुकसान होता है, उनका सामान नहीं बिक पाता। दूसरा है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो इन्फ्लुएंस जो है वो मार्केट तक ही नहीं होता, उनको फिर सरकारों पर भी वो प्रभाव डालने लग जाती हैं, सरकार के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होती हैं और रिश्वत देकर उसकी मार्केट खुलवा लेती है, अपना सामान की पहुंच बना लेती हैं। एक पोटेंशियल लॉस ऑफ जॉब इन डोमेस्टिक मार्केट, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्री ट्रेड नहीं होता, अगर उनकी कंपनी ज़्यादा मल्टीनेशनल बड़े लेवल पर कंपनी आएगी, और छोटे लेवल पर यदि उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पाते उनको, तो इससे रोज़गार भी घटता है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस बढ़ता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जब जो छोटी इंडस्ट्री बंद होगी, जो कंपटीशन में ही नहीं रह सकती उनके, तो इस वजह से फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को भी एक खतरा होता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कि जो लोकल इंडस्ट्री है या कुटीर उद्योग हैं या लघु उद्योग हैं, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमी की जो इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाती है तो उसका एक नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है कि यदि अमेरिका में किसी वजह से यदि एक की मार्केट डाउन चली जाती है, गिर जाती है, इकोनॉमी पर कोई खतरा होता है, तो उसका नुकसान सीधा हमें होता है। क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट हैं, हमारी इकोनॉमी, और कई देशों की इकोनॉमी ऐसे डिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से उनके बुरे परिणाम भी हमें भुगतने पड़ते हैं। ये इनइक्वलिटी बढ़ाती है। रिचर नेशन बेनिफिट्स मोर देन पुअर नेशन, जो गरीब देशों के मुकाबले जो अमीर देश हैं उनको ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब देश और गरीब होते चले जाते हैं। इमिग्रेशन चैलेंजेस एंड लोकल जॉब लॉस, इसकी वजह से बाहरी लोग आते हैं बहुत ज़्यादा जॉब की तलाश में, और वहाँ के लोकल जो पीपल्स हैं उनको जॉब चली जाती है। इस तरह के कई आवाज़ भी उठती है, जैसे अमेरिका में, यूरोप के देशों में वो एशियाई लोगों के, अफ्रीकन लोगों को खिलाफ कई बार हिंसा भी हो जाती है, क्योंकि वहाँ के यूथ कहते हैं कि इन्होंने आकर हमारी नौकरी छीन ली। क्योंकि यहाँ से जो जाते हो सस्ते लेवल पर, यानी कि थोड़े पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि वहाँ के ऐसे नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलती। तो ये भी एक ड्रॉबैक माना जाता है इसका। फॉरेन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है।
जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी एशिया में या यहाँ पर लगा दी जाती है, तो वर्कर्स के लिए बहुत सारी लॉज होते हैं। उन देशों में वर्कर्स के लॉज ज़्यादा सख्त हैं, ज़्यादा सुविधाएं उनको अपने कर्मचारियों को देनी पड़ती हैं। लेकिन इन देशों में लेबर लॉ काफ़ी लचीले होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे देशों में जाकर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं मल्टीनेशनल कंपनियां ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, और एक नुकसान ये है कि जितना ज़्यादा संपर्क में आएंगे तो हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को धीरे धीरे खो देंगे। और ख़ासकर जैसे हो रहा है आजकल भी कि वेस्टर्न जो कल्चर है वो इतनी हावी हो रही है कि जो हमारी पुरानी कल्चर है उसको हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। तो एक ये नुकसान भी ग्लोबलाइजेशन का माना जाता है। तो ये कुछ नुकसान हैं ग्लोबलाइजेशन के, कुछ फ़ायदे हैं, और ये ग्लोबलाइजेशन का हमने व्याख्या की है। धन्यवाद।